मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ इस बहुत ही खास कार्यक्रम में। साथियों, अक्सर हम देखते हैं कि कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास के पंख अगर लग जाएं और हौसलों की उड़ान हो तो हम अपने सपनों के आसमान को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हमारी आज की बहुत ही खास मेहमान ने, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वास और लगन के बल पर वो मुकाम हासिल किया जिसकी सबको चाहत होती है, जो सभी का सपना होता है। आप मिलिए श्रद्धा शुक्ला जी से, जिन्होंने की यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 45वीं रैंक लाकर न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और एक बार फिर से अनेक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू। श्रद्धा जी, हम एक बार फिर से आपके साथ उस पल को जीना चाहते हैं जब आपको ये पता चला कि भाई मेरा टॉप 50 में नाम आ गया है। एक बार फिर से आप हमें उस पल में वापस ले चलिए। जी मैम, रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था उस दिन और करीब 1 या सवा बज रहे थे और मैं अपने रूम में बिल्कुल रोने के लिए तैयार बैठी थी। अच्छा। कि शायद फिर से सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ। और फिर से मुझे एग्ज़ाम लिखना ही है जी। और वो जो यूजुअल एक रिचुअल होता है, रिवाज होता है कि रोना पड़ेगा, तो मैं तैयार बैठी हुई थी। हाँ। रिज़ल्ट मैं कभी खुद नहीं देखती, मेरे हाँ। जो करीबी लोग हैं, मेरे दोस्त या मेरे फैमिली मेम्बर्स, वो देख के मुझे बताते हैं। तो उस दिन भी एक मेरी सहेली ने मुझे रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट भेजा और एक लाइन लिखी, डन एंड डस्टेड, अब कभी नहीं देना होगा। हाँ। तो वो लाइन देख के और अपनी रैंक देख के मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई। हाँ। इतना रोने लगी कि मेरे घर वाले सोचने लगे कि शायद फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ है, मगर ये खुशी के आंसू थे। जी। तो वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट था बहुत ही इमोशनल था मेरे लिए, क्योंकि हाँ। मैंने इस ड्रीम को बहुत साल से जिया है। हाँ। और एक एक दिन मैं चाहे कुछ भी करती थी, मेरे दिमाग में सिर्फ यही एक सपना होता था। तो अपने सपने को अपने सामने रियलाइज होते हुए देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और ये आपने देखिए कर दिखाया कि क्योंकि आपने बोला कि फिर से मैंने जब अपना रिजल्ट देखा और एग्ज़ाम दिया, कि कैसे आपने एक सपना देखा और बार बार अगर कोशिश करते रहो तो कभी ना कभी तो वो कोशिश कामयाब होती है और सपना पूरा होता है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। अच्छा, तो आपने जो सपना देखा था वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि कोई भी सपना देखो तो उसकी शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं से होती है। तो आपकी शुरुआत कब हुई थी? कब आपको पता चला कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी में आईएएस बनना है? मैं बहुत छोटी सी थी, मैं शायद 6 या 7 क्लास में थी। अच्छा। और मेरे दादाजी आंगन में बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे और मैं खेल रही थी। हाँ। मैं तब पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी। उन्होंने हाँ। मुझसे पूछा, तुमको बनना क्या है बड़े होके? हाँ। तो मैंने बोला, जो सबसे बड़ा होता है या जो सबसे अच्छा होता है वही बनना चाहती हूँ। अच्छा। तब उन्होंने मुझे बोला कि आईएएस सबसे अच्छी चीज़ होती है। हाँ। वो तुम बनना बड़ी होके। हाँ। तब मुझे पता नहीं था कि इस शब्द का मतलब क्या है या जो मैं ड्रीम देखने जा रही हूँ उसके मायने क्या हैं। हाँ। पर वो सपना मेरे मन में तभी घर कर गया था और जैसे जैसे मैं अपनी पढ़ाई पूरी करती गई। हाँ। मेरे बैक ऑफ माइंड में यही रहा कि मुझे एक बार सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है। हाँ। पूरी लगन से देना है। हाँ। और अगर हो सके तो मुझे आईएएस ही बनना है। अच्छा, तो जो बीज आपके दादाजी ने डाला था वो अब देखिए कितना बड़ा पेड़ बन गया है और आपको फल दे रहा है। एक आपकी 45वीं रैंक आई है, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा और मीठा फल तो यही है। जी। आपने ये सपना देखा, आपके जो दादाजी ने बचपन में आपके मन में ये सपना पैदा किया, उस सपने को पूरा करने के लिए फिर आपके कदम किस दिशा में बढ़ते गए? आपकी जो शिक्षा है वो किस दिशा में आगे बढ़ी? मैम, मैंने स्कूल, जब तक मेरी स्कूलिंग हुई 12th में, तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कोई चीज़ होती है या आईएएस बनने के लिए कौन सी एग्ज़ाम दी जाती है। तब अवेयरनेस काफ़ी कम थी। हाँ। तब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, पर मुझे ये पता था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने से पहले मुझे अपनी एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर करनी है ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं। इसलिए मैंने पहले ही अपना करियर ऑप्शन उसी डायरेक्शन में बढ़ाया। मैंने बैचलर्स इन साइंस बीएससी किया और यही सोच के किया था कि अगर मैं कभी, क्योंकि एग्ज़ाम इतना बड़ा है तो डर ज़रूर होता है मन में, तो मैं भी डरती थी क्योंकि रायपुर से हूँ, छोटा सा शहर है और तब काफ़ी सवाल किए जाते थे मुझसे कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्या तुम ये कर पाओगी? जी, ये सवाल मुझसे बहुत पूछा जाता था। जी। तो उसी डर से मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस ही किया था, बीएससी किया। हाँ। और फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई थी।
फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद जब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई तो फिर ये सवाल मेरे मन में आया, क्या मैं ये कभी कर पाऊंगी? जवाब मुझे नहीं पता था, पर मुझे पता था कि मुझे एग्ज़ाम देना है। पर इसके साथ ही मैंने जैसे कहा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे इंश्योर करनी थी, तो मैंने फिर मास्टर्स करने का डिसीजन लिया और एमएससी फिजिक्स में मैं फर्स्ट ईयर मैंने किया और सेकेंड ईयर में ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, तो मतलब आपके बोलने का मतलब है यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप इस परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं, एक प्लान बी भी होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि अगर ऐसा हो कि कुछ उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, तो एक आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए कि जिससे कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रह सकें। जी बिल्कुल मैम, मैं ऐसा ही सोचती हूँ क्योंकि अगर आप एक लड़की हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप एक ऐसे एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट हैं जो बहुत ही अनसर्टेन है, जिससे 10 लाख लोग एस्पायर कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने ऊपर सवाल रखिए, पर मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि प्रैक्टिकल वे में आप प्रिपरेशन करिए, बिल्कुल रेडी रहिए। कोई भी चैलेंज आपके जीवन में आता है उसके लिए, लाइफ जैसी अनसर्टेन है वैसी एग्ज़ाम भी अनसर्टेन है, तो आपको नहीं पता कब आपको ज़रूरत पड़ जाए किसी जॉब की। तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर अपना इंश्योर करिए। और हर परिस्थिति में मेरे ख्याल से प्लान ए प्लान बी तो होना ही चाहिए कि अगर ये नहीं तो ये तो है ही हमारे पास, तो उसमें मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस काफी रहता है। जी। श्रद्धा जी, जो युवा हैं वो आपके लिए मतलब आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप देख रहे हैं। आपको मेरे ख्याल से अभी इसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, मगर धीरे धीरे करके जब आपको ये सिंक इन करेगी फीलिंग, तो अनेक युवा हैं जो वो आपकी तरफ देख रहे हैं। जब हम देखते हैं कि यूपीएससी जैसी जो परीक्षा है या जो दूसरे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो खास करके हमारे जो प्रदेश के युवा हैं वो बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, वहाँ का रुख पसंद करते हैं, तो आपने इस परसेप्शन को तोड़ा है। आप हमारे प्रदेश के युवाओं को इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैम मुझे रायपुर शहर बहुत ही प्यारा है, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ है, मेरी सारी शिक्षा यहाँ पे हुई है। एक मेरे मन में ये चीज़ थी कि अगर मुझे सिविल सर्विसेज क्लियर करना है तो मैं यहाँ रह के ही करूँगी। ये दृढ़ निश्चय मेरे मन में था। मुझे कभी डाउट नहीं आया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं। अगर ये सवाल भी आता था कि कभी क्लियर होगा या नहीं, तो मैं इस स्टैंड पे हमेशा खड़ी रहती थी कि अगर नहीं क्लियर होगा तो भी चलेगा, पर अगर होगा तो सिर्फ रायपुर से होगा। तब मुझसे काफ़ी सवाल पूछे गए थे और एक लाइन मुझसे कही गई थी कि एक्सेप्शन बनने की कोशिश मत करो, यू आर ट्राइंग टू बी एन एक्सेप्शन, जो कि होता नहीं है जल्दी से। चुपचाप दिल्ली चली जाओ, प्रिपरेशन करो आराम से और आ जाओ। पर मैंने ये ठान लिया था कि अगर क्लियर होगा तो रायपुर से होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि युवाओं को मैं क्या संदेश देना चाहूँगी, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर ये आग है कि मुझे कुछ पाना है, तो जगह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप दिल्ली से रह के कीजिए, रायपुर से रह के कीजिए, जहाँ भी आपका मन हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, या जो भी ड्रीम आप अचीव करना चाहते हैं वो बिल्कुल अचीव होगा। तो श्रद्धा, आपने तो एक्सेप्शन बन के दिखा दिया। और जो हमारे युवा हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपको अपने सपनों को पाने के लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। रायपुर में या जहाँ भी आप रह रहे हैं वहीं पर रहकर आप तैयारी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो एक आप अपने घर में रह के जो तैयारी कर पाते हैं, जो एक कंफर्ट फील कर पाते हैं, वो दूसरे शहरों में थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने में। जी, और मैम यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कंफर्ट की बात कही, तो अक्सर ये कहा जाता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए तभी आपको सक्सेस मिलेगी। इससे मैं अग्री भी करती हूँ, पर वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बेफिजूल का स्ट्रगल करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर पॉसिबल है घर से रह के करना, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए, तब करिए तो उसकी कुछ कीमत भी हो। लेकिन अगर घर से सब कुछ पॉसिबल है तो बाहर जाने का फिजूल का स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो जो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है कि हर चीज़ जो है वो जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया है, वैसे स्टडी फ्रॉम होम भी पॉसिबल हो गया है। आपकी तैयारी कैसी रही? अगर हम ऑनलाइन स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपने ऑनलाइन स्टडीज़ का मेथड अपनाया या फिर जो एक पारंपरिक पद्धति है पेन एंड पेपर वाली, वो आपने अपनाई? मैम ऑनेस्टली मैं पेन एंड पेपर मोड ही प्रेफर करती हूँ, पर क्योंकि मैं रायपुर से तैयारी कर रही थी, ऑनलाइन मटेरियल्स इतने इजीली अवेलेबल हैं अब, क्योंकि इंटरनेट इतना चीप कॉस्ट में अवेलेबल है सबको, बिल्कुल, कि अब
बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप मटेरियल कहीं से भी आउटसोर्स करें, आपको मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं है दिल्ली से मटेरियल। आप फ्री में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जैसा कहा, मैं पेन एंड पेपर मोड प्रेफर करती हूँ, तो मैं प्रिंट आउट करवा के पढ़ लेती थी। पर ऑनलाइन रिसोर्सेज ने मेरी बहुत मदद की है। कोचिंग मटेरियल्स की ज़रूरत तो मुझे नहीं पड़ी, लेकिन जो बुक्स भी हैं जो रायपुर में नहीं भी मिल पाए मुझे, वो भी मुझे फ्री में, प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की मदद के लिए हैं, वहाँ पे फ्री में किताबें भी अवेलेबल हैं, तो मैं उनको भी डाउनलोड करके कभी कभी मैंने अपनी तैयारी वहाँ से की है। तो मतलब सही तरीके से अगर हम कंप्यूटर्स का यूज़ करें ऑनलाइन पद्धति से, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से सोशल मीडिया से अगर दूरी बनाकर रखें, तो हम अपने सपनों को पा सकते हैं। आपने सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाकर रखी? मैम, मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ। सिलेक्शन के बाद मैंने अपने अकाउंट्स खोले हैं। उसके पहले तक मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाती थी। अगर कोई कर पा रहा है तो उसके लिए ठीक हो पाएगा, पर मुझसे ऐसा था कि मैं अपनी पूरी एनर्जी एक ही तरफ लगाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया था अकाउंट। तो श्रद्धा, पढ़ते पढ़ते कभी मन ऊब जाता होगा कि भाई अब दिमाग थक चुका है, शरीर थक चुका है, तो अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए आप क्या करती थी? मैम, मुझे म्यूज़िक की तरफ मेरा रुझान है। मैं गाने सुनना पसंद करती हूँ, गाना भी पसंद करती हूँ। अच्छा। तो मैं म्यूज़िक का ही सहारा लेती थी। इसके साथ ही मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता था। तो मैं अपनी मम्मी से बात करती थी जब भी मुझे बिल्कुल भी लो फील होता था। तो मैं ये याद करने की कोशिश करती थी कि इन लोगों का जो सपोर्ट है वो कितना बड़ा है मेरे लिए, और इस सपोर्ट को मुझे रियलाइज़ करना है रिजल्ट में। तो मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मैं अपने पेरेंट्स से को मानती हूँ। अच्छा, और आपने जो म्यूज़िक की बात की, तो पसंदीदा कलाकार कौन है गायक में? जी, म्यूज़िक तो मैं पुराने नए हर प्रकार के सुनती हूँ। अभी अरिजीत सिंह सर के म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। और आपके म्यूज़िक के इस शौक़ पर हम वापस लौट के आएंगे थोड़ी देर में। जैसा कि आपने कहा श्रद्धा अभी बातचीत में कि कभी मन हताश हो जाता था या कभी आप लो फील करती थी। जो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है या कोई भी आप जो बड़ा एग्ज़ाम लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये ना सिर्फ आपके ज्ञान की परीक्षा होती है, बल्कि जो आपकी मानसिक क्षमता होती है उसकी भी परीक्षा होती है। तो ऐसे में जब आप हताश होती थी, लो फील करती थी, तो कैसे आपने इसको ओवरकम किया? आप कैसे अपने आप को समझाती थी? जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये प्रोसेस 1 साल की तैयारी, उसके बाद 1 साल एग्ज़ाम का है। तो 2 साल मिनिमम ये प्रोसेस ही ले लेता है, अगर आप अपने एक अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो भी। 2 साल के छोटे प्रोसेस में ही इतने उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ आपकी और भी बड़ी है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मेंटल स्ट्रेंथ ही ज़रूर टेस्ट कर लेता है। जैसे मैंने कहा, मैं कॉलेज के साथ साथ तैयारी कर रही थी, तो ऑलरेडी मेरे ऊपर कॉलेज का बर्डन तो था ही, एग्ज़ाम्स कभी कभी क्लैश हो जाते थे। उसके साथ साथ छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं पर्सनल लाइफ की, वो भी होती ही हैं। उस स्थिति में मैम, मेरी जो एक हॉबी है डायरी राइटिंग, वो मुझे बहुत हेल्प करती थी। क्योंकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान लोगों से थोड़े अलूफ हो जाते हैं, उतनी दोस्ती नहीं निभा पाते, बाहर नहीं जा पाते लोगों के साथ। तो तब मैंने डायरी को ही अपना दोस्त बनाया था, और जब भी मुझे डाउट होता था खुद पे, तो मैं डायरी के फर्स्ट पेज पे जाती थी कि मैंने क्यों शुरू किया ये करना। मेरा मोटिवेशन क्या था, मुझे पाना क्या है। और वो पढ़ के मुझ में वापस वो एनर्जी आ जाती थी कि नहीं, जब इस डायरी की शुरुआत इतनी पॉजिटिव है तो इसकी एंड भी उतनी ही पॉजिटिव होगी, और ये कंप्लीट पैकेज होगा, मैं कुछ तो अच्छा करूंगी अपने जीवन में। तो अब जब डायरी का आप आखिरी पन्ना लिखेंगी, जो ये वाला फेज है, तो उसमें बहुत ही एक बोलते हैं ना कि पॉजिटिव नोट पर ये खत्म होगी। आपने बहुत सही कहा श्रद्धा कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा शौक ज़रूर होना चाहिए कि भाई हम वापस से उसकी तरफ जाएं और तरोताज़ा होकर फिर से अपने सपने को हासिल करने में लग जाएं। बचपन में आप स्पोर्ट्स भी खेला करती थी, इसके बारे में आप बताइए हमें कुछ। जी मैम, मुझे खेलना बहुत पसंद था। स्पोर्ट्स इन द सेंस कि अगर वो फॉर्मल हो या ना हो, क्योंकि आसपास मेरे एज के बहुत सारे बच्चे थे, तो मैं हर तरीके का स्पोर्ट्स खेलती थी, बैडमिंटन भी और जो छोटे मोटे गेम्स होते हैं वो भी। तो मुझे पढ़ाई और खेलना, ये 2 चीज़ से बहुत लगाव था, इसलिए शायद मैं फ़ोन और ये सब कम भी यूज़ करती थी। हाँ, तो मेरे ख्याल से हर किसी का कोई ना कोई शौक होना चाहिए पढ़ाई के अलावा, जिससे वो अपने सपनों के आसमान को छू सके। श्रद्धा, वापस से मैं आपने म्यूज़िक की बात छेड़ी थी, तो एक जो आपका वाकया था कि जिससे इंटरव्यू में काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे कि आपने एक गाना गा के सुनाया था इंटरव्यू के पैनल में, तो वो जो वाकया है और साथ ही हम वो जो गीत था वो आपसे सुनना चाहेंगे। जी,
मैम इंटरव्यू मेरा हुआ था 17 मई को। मुझे श्री चौबे का अवार्ड मिला हुआ था और चौबे सर ने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे, पैनल मेंबर्स ने मुझसे काफ़ी सवाल पूछे। एंड में ओपिनियन बेस्ड सवाल पूछे गए कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं तो आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल सा इंटरव्यू था। एंड में उन्होंने कहा कि इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है और हमने आपसे सारी जानकारी ले ली है, अगर आपको कुछ बताना हो या कुछ शेयर करना हो तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो मैंने उस मौके को यूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इंटरव्यू में कुछ बहुत अच्छा करके आना है। मैं चाहती थी कि मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर पाऊँ, तो अगर आधे घंटे का भी मुझे मौका मिला है तो उसमें मैं दिखाऊं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और वहाँ का कल्चर कैसा है। मैंने फिर कहा कि सर छत्तीसगढ़ी का एक गीत है जो बहुत ही लोकप्रिय गीत है और मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के सामने वो 4 लाइन गाऊँ। तो सब बहुत ही खुश हो गए और सारे अपने जो भी फाइल्स थे वो बंद करके रेडी हो गए कि प्लीज़ आप गाइए, हमको सुनना है। तो मैंने फिर अरपा पैरी के धार जो हमारा राज्य गीत भी है वो मैंने वहाँ पे गाया था और उसके बाद पैनल ने खड़े होकर मेरे लिए ताली बजाई थी और पूछा भी था कि ये इतना प्यारा गीत है, इसको तो आपका राज्य गीत होना चाहिए। तो मैंने बताया कि सर ये राज्य गीत है। तो सर बहुत खुश भी हुए थे और फिर मैम ने भी तारीफ़ की थी कि आपको ये हॉबी बनाए रखनी चाहिए, आप बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं तो इसके लिए कितनी मतलब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा कि आपने एक बिल्कुल अनोखे तरीके से उनको प्रभावित किया। जी हम भी आपसे वही गीत दोबारा आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। जी। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हाँ पखारे तोर पैया, महू पावे पड़ो तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत सुंदर, मेरी आंखों में आंसू आ गए इस गीत को सुन के। श्रद्धा, वापस से इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ आपको बहुत आपके हृदय से जुड़ा हुआ है, आप यहीं की हैं, यहीं पर पली बड़ी हैं। आप अपने प्रदेश में रहकर ही सेवाएं देना चाहेंगी या फिर आप कहीं देश में आगे निकलना चाहेंगी? मैम कैडर में मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस छत्तीसगढ़ ही है जो कि मेरा होम स्टेट है जी। क्योंकि ये काफ़ी वैकेंसी पे डिपेंड करता है, इनसाइडर आउटसाइडर कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो अगर मुझे मेरा स्टेट मिलता है तो मैं बहुत खुशी से इसको और पूरी लगन से सर्व करूँगी क्योंकि छत्तीसगढ़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मैं थोड़ा भी रिटर्न कर सकूँ तो मैं बहुत ही लकी हूँ। अगर मुझे नहीं भी मिलता है छत्तीसगढ़, मुझे कोई भी इंडिया का स्टेट मिलता है तो मैं उतनी ही निष्ठा से वहाँ भी सर्व करूँगी। जी, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। श्रद्धा, छत्तीसगढ़ में हम तो यही चाहेंगे कि आप हमारे प्रदेश में रहकर और प्रदेश का नाम और ज़्यादा रोशन करें। किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है? कौन सा ऐसा पसंदीदा आपका क्षेत्र है जिसमें आप आगे बढ़ के काम करना चाहेंगी? मैम जैसा कि मैंने कहा कि मेरी पूरी शिक्षा रायपुर से ही हुई है और मैंने ये भी देखा है कि मेरे साथ पढ़ने वाले कई बच्चे जो 12th तक मेरे साथ थे उनको बाहर जाना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा एजुकेशन के ही लिए। बिल्कुल। हमारे पास सारी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी हैं, IITs है, IIM है, एम्स है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन इसके बावजूद शायद क्वालिटी में कुछ इशू है जिसकी वजह से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये विजन है कि रायपुर एक एजुकेशनल हब होना चाहिए कि बाहर से बच्चे यहाँ आए, यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्वांटिटी बिल्कुल अवेलेबल है, क्वालिटी में भी हम आगे बढ़ें। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो सपना है ये बिल्कुल साकार हो। श्रद्धा, एक और आजकल जो युवाओं में ट्रेंड है वो है कि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो, या पढ़ाई के लिए ही ले लीजिए, बचपन से ही सबसे पहला काम उनका होता है कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं वो। तो आप इससे कितना वो रखती हैं कि भाई मतलब जो बच्चे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना कितना ज़रूरी है या कितना ज़रूरी नहीं है? मैम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। वो गाइडेंस आपको कोचिंग सेंटर के रूप में मिले या किसी सीनियर के रूप में, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक मेंटर ज़रूरी है। जैसे कि मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा हाथ मेरे एक फ्रेंड का है जिसका सिलेक्शन मुझसे पहले हो गया था, आयुष। 2019 में उसने सिविल सर्विसेज क्लियर कर लिया था। उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सीनियर है या आप किसी को जानते हैं जिसने पहले ही सिलेक्शन ले लिया है तो उससे बेहतर गाइड कोई हो नहीं सकता आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड की बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। बिल्कुल। अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है सॉरी,
और अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कोचिंग की, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई बुराई भी नहीं है उसमें। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई फ्रेंड के रूप में गाइड मिल जाए, कोई सीनियर, अगर इनफैक्ट रायपुर के कोई भी किसी भी बच्चे को ज़रूरत होगी तो मैं उसकी मेंटर बनने के लिए बिल्कुल तैयार रहूँगी। बिल्कुल। तो इस तरीके से किसी भी गाइड को आप ले लीजिए, किसी फ्रेंड को ले लीजिए, एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए जिससे आप आपस में क्रॉस चेक, पीयर रिव्यू कर सकें। ऑनलाइन गाइडेंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फ्री में इनफैक्ट। कई टॉपर्स अपने टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप से गाइड करते हैं बच्चों को, उससे हेल्प ले लीजिए। तो कोचिंग हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करना है कि नहीं, वो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। अफोर्डेबिलिटी आपके लिए हो तो आप करिए, नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब भेड़-चाल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में हम देखते हैं कि एक तो आने जाने में कोचिंग सेंटर्स में काफी समय जाता है, और एक मेरे ख्याल से प्रेशर भी बिल्डअप होता है कोचिंग सेंटर में। तो इसके बजाय जो आपने तरीका बताया कि भाई स्टडी पार्टनर अगर हो या कुछ ऐसा ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो, तो वो ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन है जिसमें आप अपने आइडियाज़ जो है वो उनकी अदला बदली कर सकते हैं, साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रेशर जैसे आपने वर्ड यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब मैं पहली बार दिल्ली गई थी, मैं सीधा इंटरव्यू देने पहली बार गई। और वहाँ पे जो मैंने देखा कि इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर रायपुर का शांत माहौल मुझे नहीं मिलता तो मैं शायद कभी इस स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। वहाँ पे अननेसेसरी कंपटीशन है। कंपटीशन ज़रूरी है पर एक लेवल तक के, उसके बाद वो बिल्कुल प्रेशर ही क्रिएट करता है। बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, रूम से निकल नहीं पा रहे हैं। 3-4 साल का टाइम देने के बाद भी वो कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनमें कुछ कमी है, बस मुझे ये लगता है कि आप ये अननेसेसरी जो प्रेशर बिल्टअप होता है उससे बिल्कुल बच सकते हैं। और कहीं भी शांत माहौल, आप अपने फैमिली से दूर रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और सुबह और शाम का खासकर खाना आप साथ में बैठ के खाइए तो आपको वो पॉजिटिविटी रेडिएट होगी, आपके अंदर दिखेगी वो, और एनर्जाइज हो जाएंगे आप। फिर अनुकूल वातावरण मिले, और परिवार से बेहतर वातावरण कहाँ पर मिल सकता है। तो जैसा कि श्रद्धा ने कहा, जो भी हमारे युवा साथी देख रहे हैं, कि अगर आप हो सके तो अगर घर पर रहकर ही अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें तो मेरे ख्याल से जो आपके सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। श्रद्धा, जब युवा आते हैं, अपने फील्ड में बाहर निकलते हैं, आप भी जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगी और फील्ड में आगे बढ़ेंगी, तो युवा अपने साथ एक तरोताज़ा हवा लेकर आते हैं जो कि एक देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके सपने अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए क्या है? आपके सपनों का छत्तीसगढ़ और आपके सपनों का भारत कैसा है? मैम, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। हमारे पास रिसोर्सेज नेचुरल भी बहुत हैं और ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास बहुत है। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें बहुत पोटेंशियल है, यूथ जो है उसमें बहुत एनर्जी है, बस उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। हम क्योंकि यंग स्टेट हैं, नए नए हैं अभी, तो कुछ चीज़ों में हम लैक करते हैं, जैसे कि कुपोषण बहुत बड़ी समस्या है हमारे राज्य के लिए। तो ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिनका समाधान ना हो सके। ये छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान करके छत्तीसगढ़ बहुत ही वेल डेवलप्ड स्टेट बन सकता है। और पॉजिटिव बात यह है कि छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया के सेंटर में है। वहाँ से किसी भी बड़े शहर को अप्रोच करना बहुत इजी है। एयर टाइम जो है वो 1.5 आवर्स में आप किसी भी मेट्रो सिटी को अप्रोच कर सकते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि फ्यूचर में अगर कभी उनको अपना दूसरा बेंच लगाना होगा तो वो रायपुर ही होगा। इतनी इम्पोर्टेंट है रायपुर की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, क्योंकि बीचों बीच है लगभग। जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैं अगर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लें, अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन हर एक यूथ अगर सोच ले कि उसको अपना स्टेट ऐसा चाहिए कि वो मोस्ट वेल डेवलप्ड स्टेट हो, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है। उसी तरीके से इंडिया में तो अथाह पोटेंशियल है मुझे लगता है। बिल्कुल। सुपर पावर बनने की ओर इंडिया का जो पाथ है वो बिल्कुल फूलों से सजा हुआ है, और बहुत ही कम टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि भारत शीर्ष स्थान पे है और बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं उनको भी पछाड़ चुका है। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि
इस अमृतकाल का मैं भी पार्ट हूँ और मैं इस समय मुझे ये पोजीशन मिली है कि मैं अपने कंट्री को सर्व करूँगी कि शायद मेरा भी नाम इस वे में होगा। बहुत सुंदर ख्याल है श्रद्धा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आपके सपनों का छत्तीसगढ़ है और जो हम सबके सपनों का भारत है, वो उस सपने को जल्द ही हम पूरा करेंगे। श्रद्धा, चलते चलते आप हमारे युवा साथियों को, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे युवा साथियों को मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप ड्रीम्स देखिए, बड़े से बड़े ड्रीम्स देखिए। जैसे कि कलाम साहब ने कहा था कि ड्रीम्स कभी छोटे नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल आप बड़े ड्रीम्स देखिए और घबराइए मत। आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे कि आप शायद ये हासिल ना कर सकें, पर उन सवालों को पीछे छोड़ते हुए अपने ऊपर भरोसा रखिए। सक्सेस हो सकता है डिले हो, लेकिन वो डिनाई कभी नहीं हो सकती। सक्सेस कैन बी डिलेड बट कैन नेवर बी डिनाइड। आप बिल्कुल उसी भरोसे के साथ काम करिए और बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। तो श्रद्धा, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सपना आपने देखा था, इसका एक पार्ट तो आप पूरा कर चुकी हैं, साथ ही जो हमारे सपनों का प्रदेश है, हमारे सपनों का जो भारत है, उसको भी साकार करने में आप हम सब के साथ मिलकर सहयोग करेंगी और इसको साकार करने में मदद करेंगी। इतने खूबसूरत इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने कि सपने ज़रूर पूरे होते हैं, बस ज़रूरी है तो उनको देखना और उन पर काम करना। उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।